ये होगा कि 90% में रुक जाएगा? अरे पार्टी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आज का कार्यक्रम शुरू करें। ठीक है, स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं। पहले लास्ट क्लास में हमने 2-4 फॉर्मूले मेन कर लिए, उसको उसको लिख देता हूं यहां। 3 फॉर्मूले पर फोकस करेंगे। पहला फॉर्मूला है J इज इक्वल टू सिग्मा ई या E बाय रो। ये हो गया एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है I इज NEA इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तीसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज EE बाय M इंटू टाउ। ये 3 रिजल्ट मेन है। उसके अलावा एक रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का रिजल्ट M अपॉन 10 E स्क्वायर टाउ और था, वो भी अलग से लिखा था। ठीक है, मोबिलिटी भी ऐसा, या मोबिलिटी याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये दो, नहीं, 2 कोलिजन के बीच का है। 2 कोलिजन के बीच का टाइम है, तभी तो रिलैक्सेशन टाइम, नाम ही तो ऐसे ही, ये तो बता रहे थे। है? ये 2 ग्राफ्स हैं। ये वाला मेटल है, यानी कि कॉपर, आयरन, सिल्वर, मेटल वायर, इसको बोलते हैं कंडक्टर। क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो करता है इसलिए बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। अगर ओम्स लॉ नहीं फॉलो करे कोई कंडक्टर तो बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ऐसा कंडक्टर होते नहीं है कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करे, लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं कर रहा है तो नॉन ओमिक। जैसे सेमी कंडक्टर नॉन ओमिक रजिस्टर है, ये ओमिक रजिस्टर हो गया। इसमें उल्टा ग्राफ दिया हुआ है, देखो ये आई और वी का ग्राफ है। नॉर्मली बचपन बनाते तो वी और आई नीचे रहता था, वी ऊपर रहता था। यहाँ पे स्लोप, ये जो थीटा लिखा, यहाँ tan थीटा का वैल्यू 1/r है। v इज इक्वल टू आई आर नहीं चाहिए, i इज इक्वल टू v/r। एक्चुअली ये ग्राफ ही सही होता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में वोल्टेज है, करंट नहीं। हम करंट वायर में नहीं भेज रहे हैं, हम वायर के अक्रॉस बैटरी लगाएंगे। बैटरी हमारे पास है तो बैटरी हम लगाएंगे। करंट बैटरी से खुद निकलेगा वायर के रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम निकलेगा। ऐसे हो गया। तो वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा, ये हमको आइडिया है। ये सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ है। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है उसकी चिंता नहीं करेंगे। डायोड कोई भी एक ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बैटरी लगाएंगे, तो जैसे एक पर्टिकुलर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया और वोल्टेज बढ़ाते चले गए तो एक लिमिट तक तो कुछ करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करंट ऐसे धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ऐसे सिचुएशन में रेजिस्टेंस को डायनामिक रेजिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि कोई फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस की नहीं है। और डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम dV/dI या डेल्टा V/डेल्टा I ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। यानी ये देख लेंगे कि वोल्टेज के वैल्यू में अगर थोड़ा सा चेंज करें, उसके करस्पॉन्डिंग करंट में उस इंस्टेंट में क्या चेंज हो रहा है। तो वोल्टेज 1 वोल्ट से 1.1 वोल्ट किया, करंट का वैल्यू कितना चेंज हो गया, उसके हिसाब से यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया ना कि इंस्टेंटेनियस, जैसे टेंजेंट बनाते ना, तो स्लोप हर जगह अलग है।
तो जैसा जैसा स्लोप आता जाएगा वैसा वैसा करंट होता जाएगा, बट यहाँ पे स्लोप 1/r होता है, समझ गए क्या? क्योंकि आई और वी का ग्राफ है, बट स्लोप हर जगह अलग है, तो 1/r भी हर जगह अलग आएगा। तो अगर कोई बोलता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो बोलेंगे यहाँ पे 1/r का वैल्यू कम है और रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ जाने पर रेजिस्टेंस कम है, ये रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। उल्टे में भी है, लेकिन थोड़ा अलग ग्राफ है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही जीरो चलता रहेगा रेजिस्टेंस, फिर अचानक, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चलता रहेगा, अचानक जीरो हो जाएगा। तो ये अलग ग्राफ है, लेकिन शेप अलग है। तो कोई ऐसे शेप देके पूछे कि इस तरह का ग्राफ दिख रहा है, मतलब ये क्या चीज है, मेटल है क्या? तो थोड़ा ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर डायोड का ये ग्राफ है, ये है। लेकिन एग्जाम जब तक होते हैं तब तक डायोड भी पढ़ ही लेंगे हम लोग, बट ऐसा शायद एनसीईआरटी में दिया होगा। अब हम लोग अपना वही नॉर्मल वाले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। कोई भी वायर एक रेजिस्टेंस है, जिसमें अगर मैंने टर्मिनल्स के नाम लिख दिए ए एंड बी, आपको याद आया टर्मिनल्स किसको बोलते थे? कैपेसिटर वाले सर्किट्स में टर्मिनल किसको बोलते थे? जहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे उसको बोलते थे। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगाया, नेगेटिव टर्मिनल यहां लगा दिया, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, समझ गए? तो जब भी ए और बी किसी सर्किट में दिया रहेगा, मतलब करंट एंटर करने की जगह ए है और बाहर निकलने की जगह बी है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ए से बी करंट चलेगा, तो आप ए वाली जगह पर जो करंट एंटर करेगा वो देखो, और बी वाले जगह पर जो करंट बाहर आएगा वो देखिए। ये सेम करंट थ्रू आउट पूरे वायर में चल रहा है। एक एंड से दूसरे एंड के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही एल है। और जिस है, कौन बोला? सॉरी सर वो मैं हम लोग सब डर गए यहाँ पे, 4-5 बच्चे तो भाग गए क्लास छोड़ के। सर जनरली वी टेक पोटेंशियल difference across the connecting wire in a circuit is zero, still there exists a current in these wires, how? अभी ये डिस्कशन का पॉइंट बना लेंगे, लेकिन पहले जब हम कर रहे थे करंट, आप फोन तो हटाओ ना बच्चे, फोन फोन फेंक दो बाहर जाके। अरे मतलब बैग में तो रख ही लो, हंस रही है। तो मजाक थोड़ी ना करो, फोन बैग बैग में रख दे। हाँ, तो एक सवाल ये पूछा है बच्चे ने कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब हम ऐसे वायर लेते थे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो लेते नहीं थे, अभी भी नहीं लेंगे। कौन से वाले में? जो नॉर्मली ऐसे वायर सीधे सीधे बना लेते थे ना, वो वाले वायर ऐसे होते थे जिसमें रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो अभी भी ऐसे वायर को हम बिना रेजिस्टेंस का वायर बोलेंगे और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लेंगे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना का मतलब करंट नहीं होना नहीं है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है। देखो I इज इक्वल टू वी बाई आर है, अब इसको पलट के लिख देते, V इज इक्वल टू आई आर है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो हो और पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू जीरो हो, तो I का क्या नंबर लिख सकते हैं जिससे ये इक्वेशन बैलेंस दिखे? कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब किसी वायर में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट। मतलब अगर उसमें 2 एम्पियर है तो 2 भी अलाउड है, 3 भी अलाउड है, 4 भी अलाउड है, 5 भी अलाउड है। लेकिन होगी कितनी वो कैसे निकालेंगे, वो हम सर्किट जब सॉल्व करेंगे तो सीख लेंगे। एक तरीका मैंने आपको सिखाया था, जंक्शन लॉ। मान लीजिए जो वायर ऐसा दिया है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो ब्रांचेस हैं उनके सबके रास्ते में क्या क्या करंट है वो पता चल रहा है, तो उन सारे करंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे पता चल जाएगा ये बिना रेजिस्टेंस के रास्ते में क्या है। तो कौन से तरीके से हम निकालेंगे? जंक्शन लॉ से, जिसमें उस रास्ते के अलावा जो पाथ है वो देख लेंगे। तो आप देखना ज्यादातर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सोचना कि किसी वायर में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसमें करंट नहीं होगा, ये गलत है। जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। देखो यही फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। आर का वैल्यू अगर जीरो डाल दे तो V का वैल्यू जीरो हो जाएगा, I का वैल्यू क्या होना चाहिए? कुछ भी हो जाए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट रेजिस्टेंस जीरो हो गया। तो अगर कोई ऐसा वायर दिखता है, लेकिन अभी हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये वायर में रेजिस्टेंस है, ये इतना बड़ा रॉड है, हम क्या बोल रहे हैं, इधर से इधर ट्रैवल करेगा। तो एक एंड से घुसा और दूसरे एंड से बाहर आया, एक टर्मिनल से एंटर किया, दूसरे टर्मिनल बाहर आया, तो जो लेंथ चला वही एल है। रो एल बाई ए फॉर्मूला लगाने वाले,
तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में हम एल कैसे पहचानेंगे? एक टर्मिनल से करंट एंटर करेगा, दूसरे से बाहर आएगा, जितना लेंथ ट्रैवल करेगा एक एंड से दूसरे एंड, वही एल हो गया। एरिया भी समझ में आ रहा है कि करंट जो एंटर कर रहा है उसी का विंडो देख लो, उसमें देख लो कितनी बड़ी खिड़की बन रही है जिसमें करंट एंटर कर रहा है, इसमें कितना एरिया दिख रहा है, अगर रेडियस आर है तो पहचान लोगे। तो हमने मान लो रेडियस आर लिखा, पाई आर स्क्वायर यहां लिख दिया, आंसर आ गया रेजिस्टेंस का। कोई प्रॉब्लम? समझ गए क्या? तो और भी शेप के रेजिस्टेंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उनके रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो भी अभी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन पहले ये सवाल देखो, इसमें एक ऐसे ब्लॉक बना हुआ है और ये ब्लॉक का एक साइज 4A है, दूसरा 2A है, तीसरा A है, आपको अलग अलग साइज दिख रहे हैं, ठीक है। अब A और B अगर टर्मिनल बोल दिए, यानी करंट किधर से एंटर करेगा किधर से बाहर निकलेगा वो दिखाई दे रहा है, A से B चलना है। तो क्या आपको लेंथ कितना ट्रैवल करेगा दिख रहा है A से B में? 4, ठीक है। अच्छा, अगर मैं C से D चलाऊं तो टर्मिनल C और D ले ले तो लेंथ A हो जाएगी, और E से F ले ले तो 2A हो जाएगी। यहां क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर टर्मिनल्स ले लें AB तो रेजिस्टेंस का वैल्यू X है, अगर टर्मिनल ले लें CD तो Y है, और टर्मिनल ले लें EF तो रेजिस्टेंस का वैल्यू Z है। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है छोटा है, ये बताना। फॉर्मूला होता है रो L बाई A, यानी जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अच्छा, पूरा साइज तो सेम है हर जगह से देखने पे, इसका मतलब है जिसका लेंथ ज्यादा होगा एरिया कम होगा। रो L बाई A लगाओ, अगर L ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिनोमिनेटर में एरिया भी कम लिखना है तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। कुछ समझे क्या? तो किस रास्ते का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? जिसका लेंथ सबसे ज्यादा है। किस रास्ते में लेंथ सबसे ज्यादा है? आपको लेंथ कैसे लेना समझ में आ रहा है? अगर टर्मिनल्स दे दिए तो उसका एक एंटरिंग पॉइंट आ गया और एग्जिट पॉइंट आ गया, तो एंटर से एग्जिट पॉइंट के बीच में जो रास्ता पूरा लंबाई लेना है। तो हमारा, अगर मैं एक्स का वैल्यू ही निकालूं तो रो एल अबे 3 साइड्स हैं, एक साइड लेंथ में चली गई तो बाकी 2 साइड ही तो एरिया बनेंगे। लल्लू हो गया तुम लोग? लल्लू नहीं हो? ये पता है, किसी लल्लू को ये नहीं पता होता कि वो लल्लू है। क्या तुम लोग लल्लू हो? चलो भाई, किसी लल्लू से पूछो वो लल्लू है तो हमेशा ना बोलता है। हाँ, वाई में बोलो ए अपॉन, अब बाकी तो नीचे लिख दो, 8A स्क्वायर हो गया, बोलो। ठीक है, जेड का वैल्यू बोलते हैं 2A, अब बाकी जो नीचे लिख दो 4A स्क्वायर। आप इसमें देखो यहाँ पे 4/2 है, यहाँ 2 आ गया न्यूमरेटर में, यहाँ 1/8 हो गया, ये 1/2 हो गया। न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2, ये डिनोमिनेटर में 8, सबसे छोटा वैल्यू y लग रहा है, तो x इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन y हो गया। कोई ऐसा ऑप्शन है? डी वाला। बोलिए, इजी सवाल है, ऐसा कर लोगे ना? ठीक, हाँ, पढ़ो भाई। क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का? रो एल बाई ए, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, कंडक्टेंस दे दिया है। हाँ, तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता होगा? यूनिट देखो, समझ गए ना? रेसिप्रोकल ऑफ ओम दिया हुआ है, यूनिट भी, इसका मतलब है रेजिस्टेंस का ही उल्टा होता होगा। जैसे रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है, वैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है। तो आर का वैल्यू 1/G इक्वल टू रो एल बाय ए हो गया। ठीक है,
नहीं हो पाएगा? हो जाएगा? कंडक्टेंस, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर में एक टर्म बनता है उसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस, वो और ही अलग लेवल पे होता है। सी, सी आंसर ठीक है। अब दो स्टेटमेंट लिखे हैं, उनको आप पढ़ लीजिए, उसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इस तरह के सवाल नीट में ज्यादा पूछते हैं, जेई में कम पूछते हैं, तो कई बार आया है, दिखेगा आपको। क्वेश्चन ये है कि लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ n टाइम्स। जैसे बोला वायर को खींच के डबल लेंथ कर दिया, ट्रिपल कर दिया, ऐसे 10th में होता था ये सवाल। 10th में जितना लेंथ बढ़ा देंगे n स्क्वायर टाइम्स कर दोगे रेजिस्टेंस को। कैसा होता फॉर्मूला? ये रो एल बाई ए होता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, खींचने से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ये मान रखा है हमने, तो L इंटू ए कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं लेंथ को बदल के एन एल कर दूं तो एरिया का वैल्यू भी बदल के ए बाय एन हो जाएगा। फिर हमने नया रेजिस्टेंस निकाला तो रो एल बाय ए कर दिया, तो नया लेंथ और नया एरिया लिख दिया, ये एन भी ऊपर चला गया, तो एन स्क्वायर इंटू रो एल बाय ए हो गया, विच इज पुराना रेजिस्टेंस। तो नया रेजिस्टेंस इज एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ पुराना। ठीक है सर, मीटिंग पासवर्ड क्या है, एक सवाल ये पूछ रहे हैं। कैसे? 154553 154553। अरे ये तो किसी को डायरेक्ट मैसेज चला गया, एक मिनट। 154553 ये लो भाई। सर स्पॉटलाइट कर दो। स्पॉटलाइट नहीं हूं मैं? स्पॉटलाइट कैसे करते हैं? मुझे पता ही कुछ नहीं है। हाँ अब कर देते हैं, ठीक है। If length of the wire is stretched to increase its length n%, n% वाला कहानी, परसेंटेज वाला कहानी तब बोलना है जब ये जो परसेंटेज है इसका वैल्यू स्मॉल परसेंटेज समझे। जैसे बोला 1% लेंथ इंक्रीज कर दें तो डबल थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ऊपर वाला कहानी कब बोलना है? जब बड़े चेंजेस हो रहे हैं। नीचे वाला कब बोलना है? स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, तो स्मॉल परसेंटेज चेंज में 2n कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला उसकी तरह ही होता है जैसे एरर में हम पढ़ते थे, एरर एनालिसिस में हम पढ़ते थे डेल्टा आर बाई आर करेंगे तो रो कांस्टेंट है उसको रोक देते हैं, डेल्टा एल बाई एल। वैसे एरर में प्लस लिखते हैं हमेशा, लेकिन ये डिनोमिनेटर वाला जाएगा तो इसका पावर -1 है, क्योंकि एरर नहीं लिख रहे इसलिए। अगर सब कुछ न्यूमरेटर में है तो प्लस ही चलता रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या रहेगा, और पावर आगे मल्टीप्लाई होती है, तो प्लस ऊपर वाले में पॉजिटिव पावर, नीचे वाले में नीचे। एरर का सवाल होता तो माइनस वाले को भी प्लस लिखते हैं, प्लस वाले को भी प्लस लिखते हैं, तो यहां प्लस ही रहता है, एरर नहीं कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा दूसरा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी 0 हो गया, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ए बाई ए। यहाँ पे प्लस क्यों लिखा? यहाँ तो मल्टीप्लाई है ना, यहाँ प्लस लिखा, वहां पे डिनोमिनेटर में था माइनस। डेल्टा ए बाई ए को क्या लिख देंगे? डेल्टा ए बाई ए इज माइनस डेल्टा एल बाई एल। इसका लॉजिक भी है कि अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो एरिया डिक्रीज ही होगा, इसका मतलब है जो भी चेंज इसमें लाओगे उसका अपोजिट चेंज आएगा, मतलब इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग डिक्रीज, डिक्रीज के करस्पॉन्डिंग इंक्रीज। तो लेंथ का यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल माइनस के साथ लिख देते हैं, तो डेल्टा आर बाई आर क्या आ गया? 2 डेल्टा एल बाई एल। दिखा क्या मुश्किल बात लिख दी रख रहा है? तो फिर अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो ये परसेंटेज चेंज इन आर इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन एल। वही तो लिखा, अगर लेंथ को n% चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस 2n% चेंज हो जाएगा। सवाल
जल्दी से पढ़ के खत्म करो, पढ़ के सॉल्व मत करो, पढ़ के आंसर बताओ। पॉइंट 5% लेंथ को चेंज कर दिया, बहुत ही डिफिकल्ट सवालों में से एक माना जाएगा इसको। कितना परसेंट चेंज हुआ? 1% चेंज हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सवाल के साथ में मैं एक दो चीजें बता देता हूँ, बहुत ही यूनिक चीजें हैं, कभी नहीं सुनी होंगी तुमने। अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 ऐसे सीरीज में दिखे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का आंसर क्या होगा? और नया चीज सीख गए कि नहीं? और अगर दो ऐसे लगे हो कि इधर से करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर करंट मिलके चला गया, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले रास्ते में, क्योंकि बैटरी अगर ऐसे लगाएंगे तो जो ऊपर वाले को मिलेगा वही नीचे वाले को, कैपेसिटर में ये सब बातें हो चुकी हैं, तो करंट डिवाइड हो गया मतलब पैरेलल गया रास्ता, करंट डिवाइड हो गया, पैरेलल गया, वोल्टेज सेम है, करंट डिवाइड। इसमें करंट सेम है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, उल्टा कहानी है। करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड होगा, इसको वोल्टेज V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा, टोटल V लगाओगे, यहाँ पे टोटल V लगाओगे तो दोनों को V मिलेगा, लेकिन करंट I1 I2 अलग अलग मिलेगा। तो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आगे जो सिचुएशंस जो सवाल करने वाले हैं वो सारे सवाल में ये यूज ही हो रहा है, तो मैंने उसको अलग से रखा नहीं है। आगे चल के एक स्लाइड अलग से डाली है जब शायद मैं करंट वरेंट डिवाइड सचमुच करूंगा, बट इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। चलो पढ़ते हैं। A metal wire of resistance 3 ohm is elongated to make uniform wire of double its previous length. अगर खींच के डबल कर दे लेंथ को तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस? कितना? हाँ कितना हो जाएगा? 4 times. हाँ तो 4 टाइम्स कितना होता होगा? बहुत तड़पा तड़पा के आंसर बताते हो। 3 है, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल के क्या हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अब बोल रहा है इसको घुमा के सर्कल बना लेते हैं, तो 12 ओम का सर्कल हो गया ये, उसके एंड्स को जोड़ दिया, पूरा सर्कल 12 ओम का है। ठीक, अब क्या किया? अब इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट किए जिनके बीच में सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री है, यानी पीछे कितना डिग्री होगा? 300 डिग्री पीछे, 60 डिग्री सामने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 2 पॉइंट्स को अगर मैं टर्मिनल की तरह ट्रीट करूं तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस बताना है। 12 ओम का पूरा सर्कल है, तो इतना पार्ट भी 12 ओम का है क्या? इतना सा हिस्सा, ये जो ए बी के बीच में आ रहा है, हाँ ये 60 डिग्री है, मतलब पूरे सर्कल का ये कितना पार्ट है? 1/6 है। और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो ये 1/6 लेंथ है, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा? 2 ohm. 2 ओम होगा। बहुत बढ़िया, कैसे पता चला? 12 ओम का 1/6 करना बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पीछे वाला रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 10 का, यानी कि 12 ओम था, उसका दो पार्ट हमें दिख रहे हैं, ये 2 है और ये 10 है। अब मैंने टर्मिनल्स यहां बना दिए, मतलब अगर इधर से करंट भेजेंगे, इधर से करंट बाहर निकालेंगे, तो ये 2 रेजिस्टेंस आपको किस सीक्वेंस में दिखेंगे? देखो 2 ही हैं, एक बंदा बोल दो सीरीज, दूसरा बोलो पैरेलल, दोनों में से एक सही हो जाएगा। कैसे डिवाइड नहीं हो रहा बताओ? ए से करंट घुसा और बी से निकलना है, मतलब मान लीजिए बहुत सारे ट्रैफिक है जो ए से जा रहा है और बी पे पहुंचना है, तो कितने रास्ते हैं? नॉर्मल इंसान कौन सा रास्ता लेगा? छोटा वाला, मतलब ज्यादातर करंट किधर से जाएगा? छोटे वाले। तो उसका रेजिस्टेंस देखो ना कितना है, 2 ओम है, तो कम है ना रेजिस्टेंस, तो वो 2 ओम से ज्यादा जाएगा। और कुछ लोग पगले भी होंगे, वो क्या करेंगे? तो कह रहे घर ही तो जाना है, जल्दी क्यों जाएं, पूरा घूम के जाएंगे, चारों तरफ देखते हुए, मार्केट समझते हुए, कौन कहाँ है, पूरा नजारा देखते हैं। तो क्या हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? कैसे भाई? ये पैरेलल हुआ, ये समझ में आया क्या?
ए से सर्किट एंटर किया, एक रास्ते में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और बी पे जा रहा है 2 ओम, और दूसरे पाथ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ए से करंट जाना है, बी से बाहर निकलना है ना, ए से वापस नहीं आना। बता, ऐसे नहीं है ए से गया फिर ए पे ही वापस आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा, तो पूरा रास्ता एक ही हो जाता। ए पे गया, 2 रास्ते हो गए, इधर और इधर। किस में आ गए? पैरेलल में। इस तरह का एक सवाल अभी और आएगा, अभी और करते हैं, एक क्वेश्चन और है वो देख लेते। चलो ये रहा, सेम सवाल है, करो भाई। A wire of resistance R is bent to form a square ABCD shown in the figure. Resistance R ABCD बना दिया, तो एक वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा? एक साइड का 1 होगा। हाँ, आर पूरा है, स्क्वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो एक साइड का कितना है? तो ईसी वाले बीच जो रास्ता है उसका कितना होगा? R/8। क्यों? उसका भी आधा हो गया, R/4 एक साइड का आधा, ईसी उसका भी आधा है, तो ईसी में कितना रेजिस्टेंस है? अब टर्मिनल्स देखिए क्या लिखा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी। जब भी ऐसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बोलते हैं, मतलब वही 2 पॉइंट पर बैटरी लगाना होता है, या टर्मिनल्स उन्हीं को कहते हैं। तो एक टर्मिनल है ई पे और एक टर्मिनल है सी पे। अब मुझको बताओ, अगर ई से करंट घुसे सी से बाहर निकले, तो क्या ये 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में? कैसे पता चला? ई से सी पहुंचने के कितने रास्ते हैं? सर 2 रास्ते हैं ना, एक डी। हाँ, एक तो ई से सी डायरेक्ट छोटा रास्ता है, और एक पूरा रास्ता घूम के जा रहा है ना, बीच में पार्क है, उधर से घूम के जा रहे हैं, एक डायरेक्ट है। तो पूरा घूम के जाने वाला रेजिस्टेंस कितना है? कैसे पता चला? माइनस। पूरा रेजिस्टेंस आर था, ईसी का रेजिस्टेंस क्या है? R/8। तो उधर का रास्ते का क्या हो गया? तो ये है 7R/8 और यहां है R/8। किस में है? जरा बताओ आंसर क्या आएगा? स्कूल ओपन हो गया आप लोगों के? नेक्स्ट। क्या ये है? वेकेशन होमवर्क अभी भी मिलता है? इसमें क्या कुछ बनाया हो वो? अच्छा, अभी खरीदे हो? कहीं ऐसे मार्केट में मिलता नहीं बना बनाया है? कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए, कोई स्टार्टअप का आइडिया, वैसे ठीक है ये है। स्कूल होमवर्क कराओ, फोटो खींच के भेज दो भैया, ये लिखना है इतना, यहाँ से ये लिखना, फोटो खींच के भेज दीजिए। कोई आदमी बैठा होगा, वो लिख लिख के अच्छी हैंड राइटिंग में चिपका दे। कोटा में होता है ऐसा? हाँ, क्या होता है? अच्छा, क्या करते हैं? प्रैक्टिकल की कॉपी, नोटबुक वगैरह तो जमा करनी होती क्या? तो जमा क्यों करनी, कोटा में जमा क्यों करनी होती है? हाँ चलो, ये वाला कर लेते हैं। ये एक एग्जांपल ऐसे आ गया, मैंने यहां लिखा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ डिफरेंट शेप। 2-3 स्पेशल कंडक्टर के शेप नॉर्मल सिलेंडर जैसे नहीं दिखेंगे, उनको रेजिस्टेंस कैसे निकला वो याद रखना है। तो 2 स्पेशल कंडक्टर में बता रहा हूं, वो रिजल्ट याद रखने हैं, लेकिन आपको एक ऐसी चालाकी बताऊंगा कि रिजल्ट आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कैलकुलेट आप कर लेंगे। चालाकी समझना नहीं है उसको, चालाकी याद रखना, बस समझना भी नहीं है, समझाने चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ डिफरेंट शेप। एक शेप जो पॉपुलर है वो ये है, वो आगे बना हुआ है, ये वाला, ये
दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बीच में हमने कंडक्टिंग मटेरियल भर दिया है और बैटरी यहां अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस के बीच में मान लो मैंने लगा दी। ये पूरा अंदर वाला सरफेस एक ही प्लेट है, मतलब पूरा एक प्लेट है ये पूरा प्लेट हायर पोटेंशियल पे हो गया और बाहर में जो सरफेस है वो, तो यहां से ऐसे रेडियली आउटवर्ड करंट चारों तरफ बाहर की तरफ फ्लो होने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन आपको थर्मल रेजिस्टेंस वाले यानी थर्मल वाले चैप्टर में भी मिल सकता है कि अंदर एक मेटल है जिसका टेम्परेचर T1 है और बाहर है टेम्परेचर T2 और बीच में पानी भरा हुआ है इसके, लेकिन अंदर की प्लेट बहुत गर्म है, तो क्या होगा, वहां से हीट ट्रैवल होते हुए बाहर के सरफेस पर भी आ जाएगी। तो ये हीट कैसे फ्लो कर रही होगी, रेडियली आउटवर्ड, ऐसा लगेगा जैसे समझ रहे हैं बल्ब से रोशनी निकलती वैसे ही रेडियली आउटवर्ड हीट ट्रैवल कर रही है इनर सरफेस से। उल्टा भी बोल सकते हैं, आउटर से इनर भी जा सकती है अगर बैटरी पलट दे तो, ठीक है। अंदर का रेडियस मैंने बोला R1 है, बाहर का रेडियस R2 है, बीच में जो मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी रो है। ए और बी दिया हुआ वैसे इसमें, तो ए और बी लिख देते हैं, ए एंड बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ी देर, मतलब ऐसे जैसे नॉर्मल सिलेंडर नहीं दिया, ये स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। अगर सिलेंडर होता था तो फॉर्मूला लिखते थे रो एल बाई ए, और ए ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया हमको मिल जाता था डायरेक्ट, और लेंथ एल मिल जाता था, तो वहां तो बना बनाई फॉर्मूला, उसमें तो कुछ ही करना ही नहीं था। इसमें भी रो एल बाई ए वाले तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो आसान तरीका क्या है, यानी चालाकी क्या है, कि कभी भी कोई ऐसा शेप आपको रेजिस्टेंस का दिया जाए जिस शेप का कैपेसिटर आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। क्या आपको स्फेरिकल कैपेसिटर याद है? दो नहीं याद है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हमने लिए थे और उसमें एक इनर प्लेट, एक प्लेट था, आउटर प्लेट एक दूसरा प्लेट था, और दोनों के बीच में बैटरी लगाते थे। तो कैपेसिटर एनर्जी कहां स्टोर करता था? हाँ, कहां पे रहती थी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? दोनों के, यहां पे रेजिस्टेंस कहां पे है? दोनों के बीच में। R1 से R2 चल रही है, वहां पे कैपेसिटेंस भी R1 से R2 के बीच का था। बिल्कुल सेम कहानी है, कैपेसिटर में भी हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो अगर सेम दिखे, सेम शेप, तो आपको बोलना है R इंटू सी इज रो इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये चालाकी है, समझ गए? मतलब अंदर की बात है, किसी को नहीं पता है, केवल हमको पता है। हाँ, कहां से आया ये नहीं, ये आम खाने वाली बात है, पेड़ नहीं गिनेंगे। R इंटू सी, आर क्या है, सी क्या है, और सेम शेप का हम कैपेसिटर निकाल चुके हैं अगर, तो R का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, कैपेसिटेंस रखो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या याद रखना है? सेम शेप। चलिए ट्राई करते हैं। R इंटू सी, सी की जगह लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए इज रो इंटू, ये काटा ये और ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया। R का आंसर आ गया रो बी माइनस ए अपॉन 4 पाई ए बी, आंसर हो गया है। एक आध बार किसी किसी सवाल में पूछा गया है, मेडिकल में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे दे दिया, 4 ऑप्शन लिख दिया, आपको सही पहचाना, बस उतना ही सवाल है। तो कुछ लोग याद करके जाते हैं, कुछ लोग इसको डिराइव करना जानते हैं, तो हम क्यों करेंगे, हमको तो पता ही चल गया। एक दूसरा शेप, कोई और ऐसा कैपेसिटर जिसका शेप आपको पता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एक सिलेंडर बनाया R2 रेडियस का और एक बनाया R1 रेडियस का। यहां पे 2 प्लेट हो गई ये, और उनके बीच की जगह पर हमने रो रेजिस्टिविटी का मटेरियल भर दिया। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में सिलेंडर रेडियस R1 से R2 की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो ऐसे रेडियली करेगा, समझ गए क्या? उसी जगह पे करंट फ्लो कराना है जहां पे कैपेसिटेंस बन रहा था, तो सेम हो गया फॉर्मूला। R इंटू सी इज रो इंटू एप्सिलॉन नॉट। R का वैल्यू चाहिए रो एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, इसका लेंथ L मान लेते हैं।
ln R2 by R1, ये काटा, रेजिस्टेंस रो ln R2 by R1 अपॉन 2 pi L। तो ये एक दो रिजल्ट है जो दुनिया में फेमस है और वो हमको डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहे हैं। एक रिजल्ट और है, इस चालाकी से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसका कैपेसिटेंस ही नहीं पता। अब जितने पता थे वो तो हमने यूज ही कर लिया है। एक बचा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो रो एल बाई ए उसी से बना है। देखो एक कैपेसिटर हमने लिया जिसका प्लेट का एरिया ए है, दिखा, और उसके बीच में जो गैप है दोनों प्लेट के बीच में वो एल है। इसका कैपेसिटेंस बताओ जरा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी की जगह एल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम हुआ? अब हमने लिखा R इंटू सी इक्वल टू, इसी का तो सिलेंडर का हम बना लेते थे, देखो एरिया ये ले लिया, ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया? ये तो हमें ऑलरेडी पता था, ये तो हमें ऑलरेडी पता था, रो एल बाई ए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कोई फायदा नहीं, वो फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है। सिलेंडर और स्फेरिकल कैपेसिटर में उसी शेप का रेजिस्टेंस मिल गया तो फॉर्मूला हमको याद हो गया, ठीक है। हालांकि कोई एडवांस सेशन करेंगे तो उसमें मैं कराऊंगा कि कोई वेरिएबल रेजिस्टिविटी और कैसे डील करते हैं, मतलब दो चार केसेस हैं लेकिन वो एडवांस के बारे में बात करते हैं, इसमें नॉर्मल बात नहीं होती, ठीक है। इसका आंसर बोलो। अभी ये लिखा भी था हमने, तो अतर रो इंटू बी माइनस ए 4 पाई, अब डिवाइड कर दो तो रो अपॉन 4 पाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई, ठीक है। इसको भी जुगाड़ से कर सकते हैं। दूसरा है एक इंटीग्रेशन, जुगाड़ भी है और इंटीग्रेशन भी है। पढ़ लो, देखिए आपको ये शेप समझ में आ रहा है। इस शेप में एरिया बदल रहा है, उधर के एंड पे देखें तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये तो रेडियस है पाई ए स्क्वायर है और इधर पाई बी स्क्वायर है, मतलब एरिया लगातार चेंज हो रहा है। बीच में इनके बीच में कितना गैप है, यानी रो एल बाई ए फॉर्मूला लगा सकते थे लेकिन ए लगातार चेंज हो रहा है। रो एल बाई ए में ए बदल गया है, एल तो दिख रहा है, रो भी दिख रहा है, लेकिन वो एरिया पाई ए स्क्वायर था, बाद में पाई बी स्क्वायर हो गया, ना तो पाई ए स्क्वायर रहा ना पाई बी स्क्वायर रहा, कुछ बीच में ही आ गया, ठीक है। तो कुछ एवरेज वैल्यू टाइप की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जुगाड़बाजी बता रहा हूं। इसमें देखो जरा, अंदर जब करंट स्टार्ट हुआ तो कितना एरिया है, नहीं ये स्फीयर है बच्चे, ये स्फीयर है, ए रेडियस का मान लो स्फीयर है, कितना एरिया है 4 पाई ए स्क्वायर, और बाहर निकला तो 4 पाई बी स्क्वायर है, स्फीयर है ना, 4 पाई ए स्क्वायर से 4 पाई बी स्क्वायर है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस करंट ट्रैवल कर रहा है, यानी एल की जगह कितना है बी माइनस से, मतलब सेम चीज बढ़ानी, बस वहां पे एरिया कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, पाई ए स्क्वायर से यहां एरिया क्या चेंज हुआ 4 पाई ए स्क्वायर से, वहां लेंथ कितना ट्रैवल हो रही है, यहां कितनी ट्रैवल हो रही है, फॉर्मूला क्या चलता है रो एल बाई ए, यहां पे एल की जगह क्या दिख रहा है, देखो दिख रहा है रो एल बाई, इसमें कितना लेंथ चल रहा है, यहां पे कितना लेंथ चल रहा है, तो लेंथ की जगह क्या दिख रहा है, और 4 पाई दिख रहा है, और आर स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है, ना तो ए स्क्वायर दिख रहा है ना बी स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है ए बी। चलो अब सेम लॉजिक लगा के बस आंसर चिपकाना हमें बताओ, आर इज इक्वल टू रो, एल की जगह क्या लिखे, एल ही लिखे काहे,
तो एल ही दिया हुआ है अपॉन पाई ए स्क्वायर भी नहीं है, पाई बी स्क्वायर भी नहीं है, तो पाई तो है ना, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन बनेगा वही सेम जो वहां से इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करे तो जो बनना है वही इसमें बनना है, बट वहां पे एरिया अगर बीच में पकड़ेंगे, जैसे ए और बी के बीच में अगर मैंने कोई स्फीयर बनाया आर रेडियस का, तो एरिया क्या बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में जाएगा। और यहां पे ए और बी के बीच में कोई एरिया लेंगे तो उसका रेडियस आर अगर हम लेंगे तो उसका एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर। जो इंटीग्रेशन इसमें होना है वही इंटीग्रेशन उसमें भी होना है, तो बाकी कहानियां सेम है, बस वहां पे पाई आर स्क्वायर है, यहां पे पाई आर स्क्वायर है एरिया, और वहां पे 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन सेम है, तो रिजल्ट में जो भी वैल्यूज आएंगे वो सेम ही बनेंगे, लेकिन वहां पे 4 वाला फैक्टर था, यहाँ पे 4 नहीं है, बाकी सब कहानी सेम है। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूं कैसे करना है, पेशेंस रखना। ठीक है, आंसर आ गया है, तो अगर बहुत भी दिक्कत हो गई तो आंसर कंट्रोल में, बाद में मैं आपको, नहीं बाद में नहीं, आप कुछ नहीं, कितना जुगाड़ बताएंगे, ज्यादा जुगाड़ हो जाएगा, तुम लोग कहोगे हर चीज में जुगाड़ ही लगाएंगे, नहीं। तो अब सही तरीका देखो क्या है, अगर यहां से x डिस्टेंस गए और एक पतला सेगमेंट कट कर दिया dx थिकनेस का, क्योंकि लगातार एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए हम रो एल बाई ए का फॉर्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि ए का वैल्यू सबके लिए अलग है। तो x पे जाके dx का टुकड़ा कट किया, इस एंड को x इक्वल टू 0 लिख दिया और इसको x इक्वल टू एल लिख दिया। ये जो बीच में टुकड़ा कट किया है ये एक सर्कुलर डिस्क की तरह आपको दिखेगा, इसका थिकनेस, इसका रेडियस आर है। अब देखो मैं फंक्शन बना रहा हूं रेडियस आर का, ये क्या हुआ भाई, किसका, तो तुम ऊपर रखे काहे हो, बैग में काहे नहीं रखे, ऐसे वाइब्रेट हो, किसका मैसेज आ गया बताओ, बहुत शर्मा रहा है, किसका, मतलब शर्माने वाली बात है क्या, ऐसा कोई किसी का मैसेज आया, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, तो मम्मी पापा बोल देते मैं शांत हो जाता, लेकिन मम्मी पापा क्यों करेंगे, फ्रेंड का मैसेज आ गया था, फोन अंदर ही रखो भाई, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। आर रेडियस का वैल्यू कैसे निकालना देखो, यहां पे रेडियस क्या है, x इक्वल टू 0 पे रेडियस a है, और x इक्वल टू b पे उल्टा, x इक्वल टू l पे रेडियस, यानी रेडियस का वैल्यू a से b हो जा रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है रेडियस के वैल्यू पे, a माइनस बी चेंज हो रहा है, और कितने डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है इतना, तो इसका जो स्लोप है या जो ग्रेडियंट बना वो बना a माइनस बी अपॉन एल, ये स्लोप हो गया। हम लोग रेडियस का फंक्शन बनाने वाले हैं mx प्लस सी, इस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि लीनियरली रेडियस खटाखट चेंज हो रहा है, बिल्कुल ऐसे कर्वेचर नहीं है, सीधे सीधे रेडियस घटता जा रहा है। तो मैं mx प्लस सी बनाऊंगा, m का वैल्यू ये इसका नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीजिंग रेडियस है, डिक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग होता तो स्लोप पॉजिटिव बोलते, तो यहां लिख रहा हूं मैं रेडियस r इज इक्वल टू, पलट देता हूं इसको, तो b छोटा है a बड़ा है, तो अपने आप ये नेगेटिव बन जाएगी, या ऐसे माइनस a माइनस बी बाई एल इंटू एक्स, ये तो हो गया mx। अब प्लस c लिखना है, x इक्वल टू 0 डालो, रेडियस का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 0, वही लिख दो यहां पे प्लस a। देखो x इक्वल टू 0 डालो तो रेडियस का वैल्यू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अच्छा x इक्वल टू एल यहां रख के देखो, जरा इमेजिन करना, यहां l रख रहे, तो l से l कैंसिल हो गया, इसको ओपन कर दे तो ये b माइनस ए प्लस ए है, तो b माइनस ए प्लस ए कितना हो गया, तो l पे रेडियस कितना है, मतलब हमने जो वैल्यू रखा उसको जस्टिफाई कर रहा है ना ये, कि 0 रखते हैं x को तो a ही आ रहा है, और l रखते तो b, जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको तुरंत दिख रहा होगा mx प्लस, यहां सही हो गया, ये रेडियस आ रहा है। अब बताओ ये जो पतला सा दिख रहा है तुम्हें, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है,
क्योंकि इधर से इधर करंट फ्लो कराएंगे, और इसका लेंथ कितना है, इतने टुकड़े का लेंथ कितना है, रेडियस तो मतलब एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन ऐसे करंट एंटर करके निकलेगा तो कितना लेंथ ट्रेवल करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर इक्वल टू रो एल बाय ए। समझे क्या? ये कितने का रेजिस्टेंस निकाला, उत पतले सर्कल का रेजिस्टेंस निकाला, तो क्या इसके पीछे एक और सर्कल होगा, एक और टुकड़ा होगा, और फिर उसके पीछे एक और होगा। ये सारे किस में आ गए, सीरीज में कि पैरेलल में? उधर से करंट एंटर गया, इधर से बाहर निकला, लेकिन बीच में जितने भी डिस्क हैं सबसे सेम करंट क्रॉस होते हुए जा रहा होगा। तो सब किस में है? सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऐड करते हैं या रेसिप्रोकल करके ऐड कर, सीधा ऐड करते हैं, मतलब सीधा इंटीग्रेशन करना है। अगर पैरेलल में हो जाए तो रेसिप्रोकल करके इंटीग्रेट करेंगे तो 1/r इफेक्टिव आएगा। समझे क्या? अभी मैं सीधा इंटीग्रेट कर रहा हूं, यहां पे r लिख देता हूं। अब यहां रो dx अपॉन माइनस mx प्लस c को a लिख दिया, m को इतना नहीं लिख रहे बार बार, ठीक है, मतलब इसको m लिख दे रहे, बाद में रिप्लेस कर देंगे। mx प्लस c का होल स्क्वायर हो गया, पाई अलग है, पाई को बाहर लेंगे, ठीक है। r की जगह ये लिख दिया है, r की जगह ये लिख दिया है, पाई आर स्क्वायर था तो m माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, पाई बाहर आ गया, रो भी बाहर आ जाएगा। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो -1/x होता है, ये हम कई बार कर चुके हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर -1/x होता है, और इसमें -m मल्टीप्लाई है तो -m से डिवाइड और कर देंगे, तो यह हो जाएगा रो बाय माइनस पाई m और -1 अपॉन mx प्लस सी, जिसका होल स्क्वायर है c की जगह a लिख देते, जिसका भी होल स्क्वायर है उसी का -1/x हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो बाहर चला जाता है इंटीग्रेशन में। अब इसमें वैल्यूज रखने हैं, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक चलने वाली है? 0 to l। वेरिएबल कौन है? x है। देखो dx पे इंटीग्रेशन हुआ, x बदलेगा ना, 0 to l। a से भी रेडियस इंटीग्रेट नहीं कर रहे, x में कन्वर्ट करा ना, ठीक है, तो 0 to l। अच्छा बताओ, अगर मैं l रखूंगा तो ये रेडियस ही है, इसका वैल्यू क्या आएगा? अभी यहां पे तुमने x की जगह l रखा था तो आंसर क्या आया था? b आया, और x की जगह 0 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? तो वो अपने आप a और b बन जाएगा, तो मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, ये अपने आप 1/b माइनस 1/a हो जाएगा, और अपोज माइनस लगा हुआ तो 1/a माइनस 1/b जो भी हो जाएगा ना, फिर ये से माइनस अंदर चला जाएगा तो रो बाय पाई m इंटू 1/b माइनस 1/a, मान लो ऐसा लिख दिया, ठीक है, ज्यादा नहीं टेंशन लेते। और m की जगह क्या लिखेंगे? तो अब मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा जगह की कमी हो गई, रो अपॉन पाई, m की जगह लिखा a माइनस b अपॉन l, और यहां पे इसको एलसीएम सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? a माइनस b अपॉन ए बी। अब ये a माइनस बी काट दिया, l किधर गया? तो रो l बाय पाई ए बी, यही तो लिखा। एक जुगाड़ क्या बुरा था, जब एक रिजल्ट कल एक चालाकी से आ गया, उसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब इसका करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस पूछ ले तो लग रहा लल्लू निकले, बोला एक रेडियस R1 का ए का प्लेट है, एक बी का प्लेट है, और ऐसा कैपेसिटर पूरा बन रहा, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब एसिड भर रखा है, मतलब इसका कैपेसिटेंस बताओ, तो R इंटू सी इज, समझ गए, R की जगह ये रखोगे C, कैपेसिटेंस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इतनी ऊंची बातें नहीं होती एग्जाम में आजकल, फिर भी एक इसलिए करा दिया क्योंकि थोड़ा ऐसे हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की, इसमें देख लो ये 2-3, हाँ देखना ध्यान से, ये रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदलता है। ये हमने एक बार लिखा था कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, तो रैंडम मोशन बढ़ेगा, यानी टाइम रिलैक्सेशन, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, उससे करंट भी कम हो जाता है, उससे रजिस्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है।
रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा mne² टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर देंगे तो रजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी इंक्रीज कर। ये एक्चुअल ग्राफ है, ज्यादातर मेटल ऐसे ही ग्राफ फॉलो करते हैं ये, लेकिन लार्ज टेम्परेचर चेंज है हमारे सिलेबस में, या हम लोग जो टेम्परेचर चेंज देखते हैं वो छोटा मोटा ही होता है। जैसे रूम टेम्परेचर पे कोई मेटल रखा है, उसको 20 डिग्री गर्म कर दिया, 50 डिग्री गर्म कर दिया, हजारों डिग्री गर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, 100 डिग्री तक गर्म कर दिया। तो छोटे मोटे चेंज अगर टेम्परेचर के लेंगे तो आपको ये फंक्शन कैसा दिखेगा? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। बहुत बड़ा टेम्परेचर चेंज देखेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल दिखेगा। लेकिन हमारे सामने कौन से टेम्परेचर चेंजेस ही रहेंगे? छोटे वाले रहेंगे, इसलिए हमको फंक्शन कैसा दिखेगा? इस पूरे कर्वेचर में छोटा जगह दिखेगा, मतलब ऐसा दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसीलिए अंतर दिखेगा आपको। तरीका क्या बनाया, या रेजिस्टेंस आर लिखा, रजिस्टिविटी के लिए भी ये लिख सकते हैं अल्फा रो dt। इसको मैंने ऐसे लिखा कि अगर हमने टेम्परेचर में dt चेंज किया तो रेजिस्टेंस में चेंज हो गया dr, यानी अगर ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर 2 डिग्री चेंज करेंगे तो ज्यादा बढ़ेगा। पहले 1 डिग्री में भी बढ़ रहा था, दूसरे 1 डिग्री में फिर से उतना ही बढ़ेगा, तो डबल बढ़ जाएगा। फिर 1 डिग्री चेंज करेंगे तो फिर से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज के बिल्कुल, जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे रेजिस्टेंस उसके प्रोपोर्शनल तरीके से बढ़ता है। दूसरा, रेजिस्टेंस आर के भी प्रोपोर्शनल है चेंज इन रेजिस्टेंस। उसका भी लॉजिक ऐसे है कि मान लो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको गर्म कर दिया, चेक किया तो वो 101 ओम का हो गया, यानी 1 ओम बढ़ गया। 100 का था वो 1 ओम बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, उसका 1 ओम बढ़ गया। अभी हम 200 ओम का रेजिस्टेंस लेके चलते तो 200 ओम में सेम टेम्परेचर बढ़ाने से 2 ओम बढ़ जाता। 100 वाला कितना बढ़ गया? तो 200 वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि 200 वाले में 100 के 2 टुकड़े मान लो। पहला वाला 100 कितना बढ़ना है? 1 ओम। दूसरा वाला 100 भी 1 बढ़ गया, दोनों सीरीज तो है, समझ गए क्या? तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस 200 का है, तो जब 100 का लेते थे तो 1 ओम बढ़ता था, तो ये 100 भी तो 1 ओम बढ़ेगा, तो 200 ओम कितना बढ़ेगा? 2 ओम बढ़ जाएगा। 300 ओम लेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि कितना इनिशियल वैल्यू उसके हिसाब से इंक्रीज होगा। तो ये पूरा फंक्शन ऐसे बना दिया कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। बीच में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, इसको अल्फा बोल दिया। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अल्फा का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दोनों में से दोनों एक ही है। रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कॉपर, आयरन, ये सबका अलग अलग होगा। फिर हमने इसको आर को नीचे बैठा दिया, देखो ये आर नीचे चला गया, तो इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे तो आप देखो यहाँ dr बाई आर का इंटीग्रेशन चलेगा ln, मान लो मैंने बोला इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट है और इनिशियल टेम्परेचर T है, 0 है और बाद में T हो गया, तो R बाई आर नॉट इक्वल टू अल्फा, dt की जगह T आ गया। बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन है। फिर ln हटाएंगे तो इधर वाला टर्म एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, यानी कि R बाई आर नॉट इक्वल टू ई का पावर अल्फा टी। फिर आर नॉट इधर भेज दिया, ये वाला फंक्शन आ गया। तो ये ओवरऑल फंक्शन ऐसा दिखेगा। ये फंक्शन पे कब लगाना है? जब एक्सट्रीमली हाई चेंज इन रेजिस्टेंस बोले, जैसे बोला रेजिस्टेंस पहले आर था, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 2R हो गया। बताओ टेम्परेचर कितना बढ़ाया? समझे क्या? छोटे मोटे टेम्परेचर चेंज पे रेजिस्टेंस डबल नहीं होते, रेजिस्टेंस में चेंज हमेशा बहुत स्मॉल होते हैं। उसका रीजन ये है कि हर मेटल के लिए जो अल्फा है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो अल्फा इंटू टी करोगे, इसका वैल्यू 1 से हमेशा बहुत ही स्मॉल होगा। मतलब अल्फा का जो ऑर्डर होता है नॉर्मली 10⁻⁻5 या -6 ओम पर डिग्री, मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड वाला होता है। ठीक है, तो फिर से मैं कोशिश करता हूं। अगर मैंने अल्फा का वैल्यू 10⁻⁻5 लिखा हुआ है और टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ा दिया, तो अल्फा टी का वैल्यू अभी भी 2 × 10 का पावर नहीं -4 है, क्योंकि 20 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 है, तो वो वैल्यू 1 से बहुत छोटी। अगर बहुत छोटी है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन अब ये हो जाएगा,
ये अब ये इसमें ना ये आर नॉट है और ये आर टी है। टी मतलब टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आर नॉट कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा वाला रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस या 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है। और फिर तुमने बोला 0 डिग्री से 20 डिग्री कर दिया टेम्परेचर, तो 20 डिग्री वाला आर ये हो गया और 0 डिग्री वाला 1 प्लस अल्फा 20। समझ गए क्या? तो मामला सिंपल है। क्या लिखा कि ये ई रेज्ड पावर अल्फा टी का वैल्यू 1 प्लस अल्फा टी लिखना है। कब? जब अल्फा टी बहुत स्मॉल हो। तो ये ई का फंक्शन हटा के ये लिख दिया। इस डायग्राम का मतलब यही है कि अगर पूरा ओवरऑल देखोगे तो ई का पावर वाला फंक्शन दिखेगा, लेकिन छोटा चेंज देखोगे अल्फा का वैल्यू यूजुअली कैसा है। सारे मेटल तो हमें ऑलरेडी अल्फा पता है, तो अल्फा सभी का हमने निकाला तो वो हमेशा 10 का पावर -5 ऐसे ऑर्डर में चलता है। और उसमें 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री भी मल्टीप्लाई करो तो भी नंबर 10 का पावर -3 -4 में ही चलता है, जो कि 1 से हमेशा बहुत कम है। लेकिन क्या हम कोई हाइपोथेटिकल मेटल लेके ऐसा बोल दें कि जी इसका अल्फा छोटा नहीं है, तो फिर किस में घुस जाओगे? एक्सपोनेंशियल वाले में। समझ गए? या रेजिस्टेंस में चेंज बहुत बड़ा होने वाला है तो एक्सपोनेंशियल में घुस जाओगे। अगर नॉर्मल चल रहा है तो समझ गए, जो प्रैक्टिकल हमारे हैं वो यही फॉलो करते। तो कुछ नहीं देना है तो किसको फॉलो करना है? 1 प्लस अल्फा टी। लेकिन अगर चेंज इन रेजिस्टेंस बहुत बड़े हैं, कोई बोलता है रेजिस्टेंस आर से 3 आर हो गया, 100 ओम लेके चले 300 ओम हो गया, तो फिर आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, इससे बनेगा सवाल। ठीक है? और बोल रहा 100 ओम था, अभी 100.03 ओम दिख रहा है, तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया? तो आपको छोटा सा चेंज हो रहा है, ऐसे स्मॉल चेंज ही होंगे नॉर्मल केसेस में, तब आप नॉर्मली सॉल्व कीजिए। लेकिन कोई आपको अलग से पूछे कि कंडक्टर में टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का ग्राफ कैसा दिखता है, स्ट्रेट बोलना है, क्योंकि नॉर्मली वो सब भी क्या फॉलो कर रहे हैं। समझ गए? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक दो बार मुझे ऐसा सवाल भी दिखा जिसमें बहुत बड़ा चेंज हो रहा था और फिर पोपट हो गया, आंसर ही नहीं मैच कर रहा था। फिर बच्चे लड़ रहे हैं आगे, सर ये तो आप बता दे रहे हैं, आंसर आता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने लिख दिया। लेकिन 99.99% टाइम क्या मिलेगा? यही मिलेगा भाई। ये कैसा है? लार्ज चेंज हो या अल्फा टी का वैल्यू 1 से बहुत छोटा नहीं आए, बड़ा बड़ा वैल्यू आए। ठीक है? ये एक्चुअल ग्राफ्स है। नाइक्रोम हमारा एक फेवरेट रेजिस्टेंस है जो कि अलॉय है। उस रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी आपको कैसा बदलते दिखता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन विद टेम्परेचर। इसका ये जो अल्फा है इतना स्मॉल है कि बहुत बड़ा टेम्परेचर चेंज करने पर भी रेजिस्टिविटी में बहुत ही कम चेंज होता है। तो ये वाले सर्किट यूज, ये वाला वायर लगाते हैं सर्किट्स में जहां सर्किट बहुत गर्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत गर्म हो गया और उसका रेजिस्टेंस ही बदला जा रहा है तो फिर तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि भाई जब ऑन किया तब भी रेजिस्टेंस वही रहे, बाद में भी वही रहे। तो ज्यादा गर्मी जिस सर्किट में बन रही होगी, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, वहां पे नाइक्रोम यूज करेंगे, रेजिस्टिविटी कम बदलती। मतलब इसका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ज्यादातर जगह ऐसे, ये सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन में अगर तुम करंट फ्लो कराओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टिविटी घटता जाएगा। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दोनों दिए हैं। सीधे सवाल यही आते हैं, 4 ग्राफ बना रहेगा, उसमें पहचानना होगा कि इसमें कॉपर का कौन सा है, इसमें नाइक्रोम का कौन सा है। जो पहले वाला देख रहे थे वो कॉपर है, ये कॉपर है, समझ गए? नाइक्रोम है और ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन या जर्मेनियम, मैं यहां लिख देता हूं SI या G। ठीक है? सिलिकॉन या जर्मेनियम या सेमीकंडक्टर लिखा रहेगा। तो आपको 4 ग्राफ में कौन सा पूछ रहा है आइडेंटिफाई आपको करना होगा। समझ गए क्या? ठीक है, एक दो सवाल कर लेते हैं। बताओ। और भी टेढ़े मेढ़े शेप के रेजिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब और भी वेरिएबल रेजिस्टिविटी और भी रेजिस्टेंस निकालने के टेढ़े मेढ़े शेप के सवाल हम एडवांस वाले यानी एक्स्ट्रा क्लास में ही करेंगे, नहीं तो वीडियो भेजूंगा। सी
रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सही लग रहा है क्या? इन कंडक्टिंग सॉलिड द rate of collision between free electrons and ions increase with increase in temperature। बोलो, ये भी ट्रू लग रहा है क्योंकि रेट मतलब जल्दी जल्दी कोलिशन होने लगेंगे। अच्छा, ये तो सी लिखा हुआ। कॉन्फिडेंस तुम लोगों का देख के मैं तो दंग रह गया था, किसी के अंदर कोई डर ही नहीं था है, वरना थोड़ा दब 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 के आंसर दे। सर सी, कौन सी वाली, किधर से बंद होती है? और गलत स्विच बंद हो गया फिर ये है। ठीक है। current voltage graph for given metallic wire of two different temperatures T1 T2 are shown in the figure. The temperature T2 is greater than T1। क्या? नहीं, ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स वाला सवाल है, ये पता करना है कि कौन सा टेम्परेचर है। ये आपने V और I का ग्राफ बना हुआ है, तो ये जो स्लोप है वो क्या है? हाँ, स्लोप I ऊपर है, V नीचे है, तो स्लोप क्या है? स्लोप है 1/r। करेक्ट। तो इसका स्लोप है 1/r1 और उसका स्लोप है 1/r2, तो कौन सा स्लोप बड़ा है? T1। हाँ, T1 वाला स्लोप ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि स्लोप प्रोपोर्शनल 1/r है। तो R1 इज लेस देन R2। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि 1/r है, बड़ा स्लोप का वैल्यू रखेंगे तो R कम हो जाएगा। तो R1 इज लेस देन R2 है। इसका मतलब है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, R2 का या R1 का? T2 बड़ा होगा, T2 ग्रेटर देन T1, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो लिखा है टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर। ठीक है, स्कूल में तो पढ़ाया नहीं गया होगा ये स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या है आजकल अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पहले मैं पढ़ाता भी नहीं था, इसमें बीबी रॉय लिखा हो ना, ये आपको कलर बता रहा है। ये स्टेटमेंट याद रखना है, आपको स्कूल में भी यही सिखाया जाएगा, बिल्कुल यही है ना। सारी 10th में सिखाया था सर, यही सिखाया अभी। सिखा दिया है? यस सर, सेम टू सेम, फर्स्ट डे से सिखा दिया था सर। पता नहीं इंटरनेशनली ये बीबी रॉय की वाइफ चल रही है। सबकी नजर उसकी वाइफ पे ही है सर। हाँ, सभी उसकी वाइफ के पीछे पड़े। तो बीबी रॉय देखो यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लैक है फिर ब्राउन, ये बीबी हो गया ROY, और ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो अगर ये ऐसे याद रहता है तो हमको याद रहता है कि कौन सा कलर किस नंबर पे आ रहा है। उससे क्या फायदा होगा कि अगर ब्लैक को असाइन नंबर 0 है तो उसके आगे बस नंबर 1 2 3 4 बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो सारे नंबर्स भी करस्पॉन्डिंग याद हो जाते हैं। अभी क्या है कि रेजिस्टेंस जब बन के मतलब जब दिखता है मार्केट में बिकता है या हमको सर्किट में यूज करना होता है तो रेजिस्टेंस दिखता है ऐसे है, और उसमें कलर ऐसे बैंड बना के देते हैं। ठीक है, तो इजी होता है लोगों के लिए जज करना रेजिस्टेंस, क्योंकि जो कलर ब्लाइंड नहीं हुआ उसके, अदरवाइज इजी है क्योंकि अब छोटे रेजिस्टेंस है उसमें कहीं पर भी वैल्यू लिखेंगे तो अगर डेसिमल हट गया, कोई नंबर इधर से उधर हो गया तो मामला गड़बड़ है। लेकिन अगर उन्होंने कलर बना दिए तो कलर ज्यादातर लोग पहचान लेते हैं, मतलब अगर कम पढ़ा लिखा इंसान भी है तो भी कलर पहचान लेगा, और कलर के करस्पॉन्डिंग नंबर पता है तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा। कैलकुलेट करना कैसे है, जो पहला बैंड है वो रेजिस्टेंस के नंबर का पहला डिजिट है, पहला डिजिट। जैसे ये यहां पे कौन सा कलर दिख रहा है, देखिए कौन कौन सा तुम लोगों को दिख रहा है भाई, ये सब Yes, लोग sir. ऑनलाइन वाले? हाँ, ये कौन सा कलर है पहला वाला? ग्रीन है। अच्छा, तो ग्रीन के करस्पॉन्डिंग यहां नंबर क्या है? 5 है, तो यहां पे एक पहला वाला डिजिट तो 5 हो गया। दूसरा कलर दूसरा डिजिट है, हाँ, तो ब्राउन के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो ब्राउन लिखा और 1 देख लिया।
तो 51 हो गया अभी तक नंबर। और तीसरा कलर 0 है, वो उसको 10 के पावर में लिखना है, पावर रेज्ड ओवर 10। तो ब्लैक कलर है यानी 10 रेज्ड टू पावर 0 हो जाएगा, समझ गए? तीसरा। और चौथा कलर गोल्ड सिल्वर या केवल बैंड में स्ट्रिप बनी रहेगी, कोई कलर नहीं रहेगा, ऐसा हो, नो कलर भी हो सकता है। तो वो इसमें टॉलरेंस या परसेंटेज एरर बताता है कि तुम्हारा जो आंसर तुम निकाल रहे हो उसमें अगर वेरिएशन हो भी गया, यानी थोड़ा बहुत 19-20, तो कितना वेरिएशन पॉसिबल है। तो मतलब तुम सर्किट में यूज करा और तुमने बोला यार एग्जैक्ट तुमने जो बोला वो नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा तो यहां गोल्ड स्ट्रिप बनी हुई है, इसका मतलब 5% का इसमें एरर बन सकता है, यानी कि जो वैल्यू तुम क्लेम कर रहे हो उससे 5% ज्यादा कम के अंदर इसी विंडो में चलेगी। ठीक है, टॉलरेंस बोल दिया कि इतना मामला चले तो हमने बैंड सही बनाए हैं। ठीक है, नो कलर, अगर नो कलर वाला बैंड है तो केवल ऐसा स्ट्रिप का आउटलाइन बना होगा, उसके अंदर कोई कलर भरा नहीं होगा, वो हो गया नन। गोल्ड सिल्वर, आखिरी में गोल्ड सिल्वर बनाते जरूर है जिससे कि पता रहे इधर से पढ़ना है कि इधर से, समझ गए क्या? वरना ऐसे पलट के देखोगे तो उधर से ब्लैक पहले आ जाएगा, अगर केवल यही बनाते तो गोल्ड सिल्वर या कोई खाली स्ट्रिप बनाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि हमको रीड किधर से करना, गोल्ड वाले साइड से रीड नहीं करना है, हमको उधर से करना है, वो केवल टॉलरेंस या एरर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 इंटू 10 रेस्ट पावर 0। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 कलर इसमें दे देता हूं, आप मुझे आंसर बताना, बस यही करना है हमको। 1-2 सवाल कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला एक रेड है, फिर वॉयलेट है, फिर ऑरेंज है, फिर सिल्वर है। सो रहे हो बेटा? पूरा करो, बताओ। रेड है, रेड का नंबर क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। और फिर वॉयलेट में 7, ये तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पहले पकड़ना है, फिर इंटू 10 रेस्ट पावर 3 हो गया, और फिर प्लस माइनस 10% कर दिया। 10% मतलब जो भी वैल्यू आया उसका 10% के अंदर ही वेरिएशन चलेगा। समझ गए कैसे लिख रहे हैं? बहुत सिंपल है। ये स्टेटमेंट याद कर पाओगे? याद हो गया? मतलब आप बना भी सकते हो कुछ नया, बट पता नहीं लोग इनोवेटिव नहीं हो रहे हैं। तुम लोग कुछ सोचना, कुछ नया बनाना है, कर लोगे ना? हाँ, खुराफाती थोड़ा बनाना, लेकिन नॉनवेज नहीं बनाना। नॉनवेज समझ गए ना? एक वेज होते हैं जोक और एक नॉनवेज वाले भी होते हैं, वो नहीं बनाना भाई। अच्छा बन गया तो फिर हम आगे दूसरे क्लासेस में भी उसको करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाने की जरूरत है क्या? चलो, पैरेलल, पैरेलल में करंट डिवाइड कर लेते हैं। ये वोल्टेज V दिया, इधर से मान लो करंट आई गया, तो ये इधर में एक R3 कर I3 है, फिर ये I2 है, फिर I1 है। आपको ये पता चल रहा होगा कि करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस चलेगा इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि करंट V/R चलता, V सबका क्या है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम हो जाएगा। तो हम करंट का वैल्यू I1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। पहले कैपेसिटर में भी ऐसे हमने सीरीज में वोल्टेज डिवाइड किए थे, अब पैरेलल में करंट डिवाइड करें। इसमें देखो टोटल करंट मान लो I है, और मुझे R1 में करंट निकाला लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर किससे डिवाइड कर दिया? R इफेक्टिव 1/R इफेक्टिव से, ऐसे। तो I2 का करंट निकालना होगा तो I इंटू, ठीक है। अब 2 के लिए कर देते हैं, 2 में बस उल्टा बोलना होता है, वो भी आप समझ गए होंगे अब तक। यहां से करंट I आया, इसमें गया I1, इसमें गया I2, यहां लिखा है R1, यहां लिखा है R2। जल्दी जल्दी बोलेंगे। I1 इक्वल टू I R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 बोलो उल्टा, सेंट्रोमास टाइप, सेंट्रोमास टाइप। ठीक है, पैरेलल में करंट उल्टा डिवाइड कर दो। 2 है तो ज्यादातर सवाल में 2-2 ही होते हैं। अगर जिसमें 3 होंगे तो हमारे पास चॉइस होती है, 3 में से 2 को मिला के 1 बना देंगे, समझे क्या? तो फिर से 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
ये तो सीरीज हो गया, ये हमने लिख दिया है। चलो एक सवाल कर लेते हैं। अच्छा, एक कलर कोडिंग वाले भी कुछ सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना वही सवाल ही होते हैं। या तो दे देगा, अब पेपर होता ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें अलग से कलर लिख देते हैं, ऐसे ग्रीन है, ब्लू है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बताओ। अरे ये यहां पे लिखा 1.5 वोल्ट है, और 2 बार क्यों लिया? अच्छा, 2 बैटरी लगी और आर ओम भी लिखा है इसमें बैटरी के नीचे, मतलब बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस है। कितने ओम का? आर का। और वही पूछा है, बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच सेल। कितने सेल लगे हुए इसमें? 2 है, एक 1.5 वोल्ट है, एक 1.5 वोल्ट है, दोनों मिला के कितने वोल्ट का बैटरी हो गया? ऐसे सीरीज में तो ऐड कर देते हैं हम लोग, याद है हम लोग कैपेसिटर में भी एक के आगे एक लगा था, सीरीज में ऐड कर दिया था। तो 3 वोल्ट का बैटरी हो गया। नीचे रेजिस्टेंस कितना हो गया आर और आर मिला के? 2R, क्योंकि ये भी सीरीज में। ऊपर वाले 2 रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल है, फिर सीरीज है, तो बताओ क्या? ऊपर 8 हो गया और नीचे 2R हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? अरे लल्लू, ऊपर 8 है और नीचे 2R है। 2R में तो R अननोन है ना, 8 प्लस 2R। सर 8 प्लस 2 10 और R। वाह। अभी लिखा है कि एन आइडियल वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम। आपको इसमें दिख रहा है 10 ओम कौन सा वाला है? ये रहा। इसका वोल्टेज कितना बोल रहा है? 2 वोल्ट इसका बोल रहा है, तो इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। अब इसको 1 मत बोलना, ये मत कहना सर 3 वोल्ट का बैटरी है तो 2 इसको मिल गया, इसको 1, क्योंकि इसके पास खुद का रेजिस्टेंस भी है, तो उसमें भी थोड़ा वोल्टेज जाता है, उसमें भी तो करंट फ्लो कराना है। तो ये 2 वोल्ट है, तो इस 2 वोल्ट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? V/R से निकाल सकते हो। ये वोल्टेज 2 वोल्ट है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, कितना करंट इसमें जा रहा है? तो 2/10 लिख दिया है, 2/10। यहां पे कितना करंट जाएगा? 2/15 जाएगा। तो यहां से कितना करंट आएगा, ये कैसे निकालें? तो टोटल करंट सर्किट में कितना है? 2/10 प्लस 2/15 कितना हुआ ये? हाँ, टोटल करंट हो गया 1/3 एम्पियर। टोटल करंट आ गया। अब मुझे बताओ टोटल बैटरी कितने वोल्ट की है? 3 वोल्ट की बैटरी है। V इज इक्वल टू आई आर लगा रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर। पूरा रेजिस्टेंस कितना है वो आपने लिखा 8 प्लस 2R। पूरा करंट कितना है और पूरा बैटरी 3, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आया R का वैल्यू? समझ गए? तो ये तो प्रैक्टिस से बेटर होता जाएगा, पैरेलल कितना सॉल्व करना, सीरीज क्या करना है। समझ गए क्या? है? ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो टर्मिनल निकाल, टर्मिनल बना लेते पहले हैं। हाँ, एक साइड से ही सॉल्व करेंगे। ये दोनों 3 और 3 क्या हो गया? फिर ये 6 इस 6 के साथ, तो 6 और 6 आधा कर दो, 3 और 3 ऐड करके डबल कर दो। सीरीज था, पैरेलल में जैसे कैपेसिटर में नहीं होता था, सीरीज लगा दो तो कट जाता था, डिवाइड हो जाता था। 6 और 6 3 हो गया, 3 और 3 और 6 और 6 और 3 और 3 और 6 और 6 और 3 और 3, ये 6 हो गया। अब 6 और 3 पैरेलल नहीं, अब 6 और 3 है, 6 और 6 थोड़ी ना है, तो R इफेक्टिव आ गया 2 ओम, क्योंकि अब 6 और 3 पैरेलल हो गए। 6 और 6 पैरेलल आ रहे थे तो 3 बोल रहे थे,
3 और 3 सीरीज आ रहे थे तो 6 बोल रहे थे। बाद में अब ये पूरा रास्ता 6 का हो गया और नीचे रास्ता 3 का दिया है, तो 6 और 3 पैरेलल हो गया। 6 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये हम कर चुके हैं। कैपेसिटर में 50/2 होता है ये। ये भी वैसे बैटरी लगा हुआ, लेकिन सीरीज पैरेलल का सवाल है। ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, और फिर ये वाला, और फिर ये तीनों मिलके, ये सब मिलके एक हो जाएगा, तो 3 सीरीज हो जाएगा। करेक्ट है क्या? ये सॉल्व कर लेना, होमवर्क है, सारे वैल्यूज है, कैलकुलेट करना। ठीक है, अब बैटरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बैटरी नेक्स्ट क्लास में। वो आ गया क्या? डीपीपी आया क्या कोई पोर्टल में? पोर्टल में देखा क्या? पोर्टल में ही देखो डीपीपी। इसके भी डीपीपी में भेजूं क्या? मेरे पास तो होंगे। कैपेसिटर वाले कर लिए? कैपेसिटर अच्छा, रजिस्टर वाले भी भेज देते हैं। कैपेसिटर वाला बच्चों सबको एक वीडियो भेजा है, वो देख लो सब लोग। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।